नमस्कार, मैं हूँ बाबा विजेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का खास शो। इस खास शो में मौजूद हैं आपके चिर परिचित मेहमान मनोहर मनोज जी, जुगल त्रिवेदी जी और दया सिंह जी। बार-बार परिचय कराना भी व्यक्तित्व को छोटा करना है, इसलिए मैं सूचना दे रहा हूँ कि ये मेहमान मौजूद हैं। जी, सबों को प्रणाम करने के साथ अपने ऑडियंस को मैं प्रणाम करता हूँ। अ, उनका स्वागत भी करता हूँ कि जो साथी इस शो को देख रहे हैं, जो मित्र देख रहे हैं। निश्चित रूप से गंभीर विषयों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। निरंतर हम लोग चर्चा करते ही हैं गंभीर विषयों पर और गंभीरता से बात करने का प्रयास करते हैं और उन बातों की ज़िम्मेवारी भी लेते हैं कि जो बात हम कह रहे हैं, वो कहने के लिए नहीं कह रहे हैं। मित्रों, मैं आपको आज नई संसद में जो नई आवाज़ उठी है और दिन भर मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से राहुल गांधी, खास करके जी न्यूज़ जैसा चैनल, जो कि विपक्ष को कभी दिखाता नहीं था, आज पहली बार देखा कि घंटों-घंटों राहुल गांधी को दिखाया जा रहा है। आज सदन में चर्चा गंभीर हुई। पहली दफा सदन में पर्चे लेकर के लोग जाते थे, पोस्टर लेकर के भी जाते थे, लेकिन भगवान को हाथ लेकर के जाते हुए सदन में कम देखा गया। कभी-कभी भगवा ध्वज लेकर के लोग गए हैं और राम नाम का नारा लगाए हुए हैं। लेकिन आज कांग्रेस लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी ने जिन महापुरुषों को, जिस देवता को, जिस भगवान को लेकर के आज सदन में गए हैं, तो एक तो शिव हैं, महावीर हैं, बुद्ध हैं और नानक हैं। 4 महापुरुषों का तस्वीर लेकर के सदन में काफ़ी हंगामा हुआ कि ये क्या तरीका है। और एक मित्र तो ऐसे कहे कि मैं शिव को गले में रखता हूँ और शिव को जो है मैं शिव की पूजा करता हूँ और आप जो है आप सदन के टेबल पर आप शिव को रखे हुए हैं। राहुल गांधी भगवान महादेव भोले बाबा की प्रतिमा को सीना से लगा करके रखे हुए हैं। और स्थिति आज यह है कि बिहार में एक कहावत है कि पहल चुम्मा गाल टेढ़ा। आज पहली बार लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी का भाषण हुआ और सदन इस तरह से गरमाया कि मैंने तो सदन को इस तरह से कभी देखा नहीं था। बहुत प्रकार के मारपीट भी हुए, कुर्सियां तोड़ी गई, माइक तोड़े गए, लेकिन आज की जो स्थिति थी, राहुल गांधी के भाषण पर 7 नेता को खड़ा हो जाना पड़ा। प्रधानमंत्री खड़े हो गए राहुल गांधी के भाषण पर, भूपेंद्र यादव खड़े हो गए, राजनाथ सिंह खड़े हो गए, अमित शाह खड़े हो गए, निशिकांत दुबे खड़े हो गए। ये तमाम लोगों को खड़े होते हुए देखा और ये 7 नेता, मुझे लगता है कि 7 और शिवराज चौहान भी खड़े हो गए। एक नेता के भाषण पर 7-7 मंत्रियों को खड़ा हो जाना एक आश्चर्य की बात है। आज सदन में चर्चा करेंगे इस बात को लेकर के। मुझे लगता है कि राहुल गांधी अनायास ही भोले बाबा की प्रतिमा लेकर के नहीं गए, अनायास ही गुरु नानक की चर्चा उन्होंने नहीं की। और पहली बार मैं सुना कि गुरु नानक जो है इतिहास बोध भी कराया। गुरु नानक कहाँ-कहाँ गए, ईरान गए, इराक गए, अफगानिस्तान गए, लंका गए, कहाँ-कहाँ। आज दया जी खुश हो रहे होंगे आज कि राहुल गांधी ने गुरु नानक की चर्चा सदन में की है और सरदार सब तो ऐसे खुश हो जाते हैं। जी, लेकिन आज उन्होंने खुश करने का प्रयास किया। गुरु नानक ने किस-किस देश की यात्रा की और निर्भयता का संदेश दिया गुरु नानक ने, और बुद्ध ने निर्भयता का संदेश दिया, महावीर जैन ने निर्भयता का संदेश दिया और शिव ने दिया। कहानी क्या है? कहानी यह है कि नैरेटिव्स यह है कि जब जातीय आधारित जनगणना के सवाल को लेकर के, हिस्सेदारी और भागीदारी के सवाल को लेकर के आप मुखरित रहे हैं, सदन में भी, सदन के बाहर भी। शिव क्या अनारियों के देवता हैं? शिव क्या दलित वंचित पिछड़ों के नेता हैं? आपने शिव का चयन क्यों, कृष्ण का चयन क्यों नहीं किया? और काश राहुल गांधी बांसुरी लेके जाते और बांसुरी बजाते, लेकिन आपने बांसुरी नहीं बजाया। अब अनारियों के देवता आप शिव को उठा लाए। प्रतीकों का खेल बड़ा मजेदार है और राम की चर्चा नहीं हुई। राम तो उसकी चर्चा मैं करूंगा चौपाल में, लेकिन शिव की चर्चा क्यों की? वह दलितों के, अनारियों के नेता है, वो आर्यों के मसीहा नहीं है। गुरु नानक जो है
कॉकटेल बनाया है तमाम संतों की बात को लेकर के एक समतामूलक समाज निर्माण की स्थापना करने। गुरु नानक भी पचने वाली बात है। उन्होंने दलितों के नेता बुद्ध को भी स्वीकारा, जैन जो अल्पसंख्यक उनको भी देखा, जो अल्पसंख्यक हैं हिंदू समाज के, जो अल्पसंख्यक पंथ हैं। अब पंथ करने के बाद फिर दिक्कत होगी दया जी को कि आप सिख को पंथ क्यों कह रहे हैं। लेकिन यह है कि तमाम प्रकार के इन महापुरुषों को लेकर के जो रचना हुई, जो स्क्रिप्ट लिखा गया, वो स्क्रिप्ट मजेदार है, वो स्क्रिप्ट मजेदार है। मित्रों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मजेदार स्क्रिप्ट के पीछे और हाथ जो मिलाते हैं वो अवधेश से मिलाते हैं। आप युग में देखिए, कभी सुरेश हैं, कभी जो है अवधेश हैं जी, बाद में अखिलेश हैं, उसके बाद कांग्रेस है। ये जो तमाम जो है सुरेश से लेकर के, अवधेश से लेकर के, अखिलेश से लेकर के कांग्रेस तक, और डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के भी कैंडिडेट दलित हैं, और डिप्टी स्पीकर के भी कैंडिडेट दलित हैं। ये विपक्ष जानता है कि चुनाव मुझे नहीं जीतना है, लेकिन इस हार में जीत की प्रतिशतता कितनी है, क्या मामला है कि विपक्ष सदन में हार जाना चाहता है। हार करके कैसी जीत दर्ज होगी, विपक्ष ये जानता है हमको हारना है, और हारने के बावजूद चुनाव लड़ने की रार ठान देना कि हम बिना लड़े हम मानेंगे नहीं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। यह जो कवायद है, पिछले दिनों चर्चा किया था 2 एपिसोड पहले कि नीतीश कुमार बहुत पेशेवर राजनेता हैं, वह पैर छूते हैं तो पैर खींचते भी हैं। जितना पैर छूने की कला, जितनी कला पैर छूने की उनकी है, उतनी ही बेहतरीन कला पैर खींचने की भी है। और उन्होंने फेंक दिया है कि आप अंदाज कर लीजिए कि डिप्टी स्पीकर की कोई मांग ही नहीं है उनकी। ना नीतीश कुमार की जिद है कि मुझे डिप्टी स्पीकर का पद दो, ना नायडू की जिद है कि मुझे डिप्टी स्पीकर का पद दो। जब दो प्रमुख दल जिनके कंधे पर आपकी सरकार चल रही है, टिकी हुई है, यह उनकी मांग ही नहीं है। संकट में कहां है, खतरा कहां है। और राहुल गांधी ने जो आज जलवा दिखाया है, और उस जलवा पर जो रिएक्शन हुआ है, आज बहस करेंगे। वो हिंदुत्व कौन? क्या राहुल गांधी हिंदू नहीं है? अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? और मुझे लगता है कि अगर ओवैसी को छोड़ दिया जाए तो कोई मुसलमान नेता ही वहां नहीं है। सारे हिंदू नेता मिलकर के हिंदुत्व पर बहस कर रहे हैं। और जब आज बात हुई कि हिंदू हिंसक हैं, ऐतराज मुझे भी है कि हिंदू मैं भी हूं, मैं हिंसक नहीं। हिंदू अखिलेश यादव भी है, हिंसक नहीं है। आखिर हिंदुओं पर इस प्रकार की तोहमत क्यों लगाई गई? चर्चा आज चौपाल पर किसकी होगी? सीधे तौर पर मुझे लगता है कि जिस कांग्रेस के नेतृत्व में सिखों का नरसंहार हुआ, जो कुकृत्य कांग्रेस की तरफ से हुए हैं, वो कांग्रेस अगर नानक को कोट कर रही है तो मायने इसके क्या हैं? सीधे तौर पर चौपाल पर मैं दया जी से मैं सुनना चाहता हूं कि दया जी, कांग्रेस ने गर्दन नहीं झुकाई, काश सदन में आकर के एक बार कांग्रेस के नेता जी, कांग्रेस के नेता ये कहे होते कि यह हमने पाप किया है, हमें माफ कर, तो सदन में आके बोलते। और पहली बार मैं लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी में बना हूं, तो इस नाते मेरी जिम्मेवारी है कि मैं सिखों के सामने मैं माफी का स्वर निकालूं। दया जी। बाबा, आपने जो परिवेश में जो बातें कही मुझे अच्छी लगी, पर सवाल ये है कि 1984 का कांग्रेस के साथ जोड़ना, ब्लू स्टार ऑपरेशन का कांग्रेस के साथ जोड़ना, ये आपकी ज्यादती है। जब अडवाणी की कन्फेशन स्टेटमेंट है और उन्होंने अपनी किताब में माई कंट्री माई लाइफ में मान लिया कि हमारे दया जी, मैं आपने किया उस किताब के रेफरेंस को मैं इसलिए जानबूझकर आज में चर्चा, आप आडवाणी जी को करते हैं, क्या बीजेपी ने ब्लू स्टार ऑपरेशन की साजिश रची है? अगर यह डॉक्यूमेंटेशन है तो निश्चित रूप से यह गंभीर आरोप है। उस किताब को सामने रखिए जहां आडवाणी ने यह बात कही है कि यह प्लानिंग जो है भारतीय जनता पार्टी की है। जैसे सदन को राहुल गांधी गुमराह कर रहे हैं, आज उनको डॉक में जाना पड़ा कि जब उसने अग्निवीर के मामले पर कहा कि राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर मैं गलत हूं
तो निश्चित रूप से सजा हमको ही मिलनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी अगर गलत है, सजा उनको मिलनी चाहिए, सदन को गुमराह नहीं किया जाए। मैं चौपाल पर यही चर्चा करना चाहता हूं कि दया जी इस चौपाल चर्चा को ये बताइए, आडवाणी के कहने पर इंदिरा गांधी क्यों करेगी? कुछ और होंगे। एक मेरा सवाल ये है जी, सवाल ये है जबरदस्ती का नैरेटिव बनाते हैं। उठाया, मेरी सीधी बात है, क्योंकि मैंने उस समय को बहुत नजदीक से देखा है। मैंने 1984 भी देखा, 1982 भी देखा, सहमत है, और मैं उस समय भी गया जब सब दया जी ऑफ हो गए हैं इस सवाल को लेकर के। दया जी अगर आते हैं, इसके पहले मैं विमल जी से मैं जानना चाहता हूँ जी, इसकी तस्दीक किया जाए। जी, दया जी को अगर आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही है तो दया जी से हम जुड़ जाएंगे। लेकिन विमल जी, आज अगर सदन की कार्यवाही को आपने देखा होगा, आपकी नजर उस पर होगी, आज सदन को देख करके आपकी क्या समझ बनी है और क्या कहना चाहते हैं देश से? जी विमल जी। बाबा, खेद है कि मैं गोदी मीडिया देखता नहीं हूँ, कभी नहीं देखता, और मुझे समाचार थोड़ा लेट मिल पाते हैं, और आज भाई जो व्यस्तता ज्यादा रही तो व्हाट्सएप भी देख पाया हूँ तो, लेकिन जो आप बताया है उससे उस पर मैं प्रतिक्रिया कर सकता हूँ। मैंने देखा कुछ नहीं है, और हाँ, जो देखा कुछ नहीं। देखो, ऐसा है कि अभी आपने हमें परसों जब बुलाया था तो हमने क्या कहा था कि इन सब चीजों का, ये जो नई चीजें घटित हो रही हैं, उनका संबंध किस चीज से, मूल चीज क्या है। मूल चीज हमने उस दिन भी इंगित की थी, इशारा किया था, और जैसे सोनिया गांधी का उस दिन जो आपके क्या वो स्टूडियो बैठे वो चला रहे थे कि आप क्या कहते हैं कि सब लोग साथ में काम करें, है? और आप कंसंट्रेशन की बात करते हो, बात ऐसी करते हो जिसमें लड़ाई भिड़ाई हो। सोनिया गांधी की लेटर का क्या था कि माने उसका मतलब क्या था? एक देहाती गंवार जो बकरी चराता है वो ये जानता है कि इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्सेंसस अगर हो सकती है तो हमारी बात पर हो सकती है। बाबा जो कहें वही सब सही है, के अलावा अगर कोई बोलेगा तो वो असहमति जानबूझ के पैदा कर रहा है। अरे भाई, मैं जो कह रहा हूँ, बाबा जो कह रहे हैं उसमें सहमत करो, हाँ करो। तो सवाल ये है कि जब इस तरीके की कॉन्सेंसस की इच्छा, इस तरीके की सहमति की इच्छा शासक पार्टी के अंदर, शासक पार्टी के प्रधानमंत्री के अंदर हो, और वो जानबूझ के इमरजेंसी का मुद्दा लाता हो, स्वयं 14 से लेकर 24 तक 10 साल इमरजेंसी लागू किए हुए बिना नाम के, और बिना नाम के वो सारे काम कर रहा है। जैसे जब रेलवे का निजीकरण करने के लिए चला तब उसने क्या भाषण दिया? रेलवे का निजीकरण कभी नहीं होगा। अंदर अंदर सब चीज निजीकरण कर डाली, और बोलता क्या है? रेलवे का कोई शख्स निजीकरण नहीं कर सकता है। संविधान के बारे में क्या बोलता है? इस संविधान को कोई बदल नहीं सकता है। संविधान के अंतर्गत को खोखला कर दो और संविधान के बाकी आवरण को बनाए रखो। समझ में आया? दलितों के बारे में क्या बोलता है? दलित मेरे भाई हैं, उनको ना पीटो। माइनॉरिटी के बारे में क्या बोलता है? उनकी लिंचिंग ना करो। तो सवाल ये, वो एक नैरेटिव उसने क्रिएट किया है हिंदुत्व का, वो नैरेटिव अंतिम होगा। इस बात का प्रतिरोध उनकी खींची गई चार दीवारी में कैसे किया जाए? शायद ये उसका एक टैक्टिकल शैडो फाइटिंग का एक रूपक है, शायद जो आप बता रहे हो। कहा जाए अमरनाथ सिंह, हमने देखा नहीं है, इसलिए हम गंभीर। विमल जी, आज राहुल गांधी ने बड़ा सा लगभग 1-1.5 हाथ के महादेव भगवान भोले बाबा का फोटो लेकर के गए, गुरु नानक का फोटो लेके गए, ईसा मसीह का फोटो लेके गए, बुद्ध और महावीर का फोटो लेके गए, और फोटो सदन में दिखा रहे थे। इस पर काफी और जो गंभीर विषय है कि हिंदू हिंसक है, क्या भारतीय समाज, राष्ट्रीय समाज नहीं करो कि हिंदू समाज ही, या इस पर जो हिंदू हिंसक है, बात चौपाल इस पर हो रही है, क्या वास्तव में हिंदू हिंसक है? जी, किसने कहा? राहुल गांधी ने कहा, इसलिए आप अपडेट नहीं है।
राहुल गांधी ने आज सदन में कहा कि हिंदू हिंसक है। हाँ, तो इस तरीके ये जो अगर उन्होंने ये कहा कि हिंदू हिंसक है, तो जब मुझे रेफरेंस देखना पड़ेगा, मैं ऐसे इस पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकता हूं। सारे हिंदुओं का कहा हो तो हिंदू सिंबल्स को ही तो लेकर वो गए थे जी। आखिर हिंदू के किसी सेक्शन को अगर वो कह रहे हैं तो वो उस रेफरेंस को देखा जाना चाहिए। वो सेक्शन कौन सा है? वो सेक्शन वो है। नहीं कहा कैसे कहा? देखा कैसे कहा है? मुझे लगता है कि विमल जी आप नहीं है। आपको मैं लास्ट में बुलवाता हूं। अगर दया जी ने सदन की कार्रवाई आपने देखी है, नहीं देखी है, तो सदन की कार्रवाई पर चर्चा करते हुए मनोज जी विषय प्रवेश करें ताकि अन्य वक्ताओं को मौका मिलेगा और दया जी का फिर फ्रेम जो है पीछे सोई हुई अवस्था में है, सीधे हो जाए। जी मनोज जी। देखिए, आज मतलब कि 18वीं लोकसभा और उस नए संसद भवन में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने एक विपक्ष के नेता की म्यूजिक सुनी। अभी तक तो वो बिल्कुल अभेद तरीके से, निर्बाध तरीके से, बिना विपक्ष के नेता के संसद के बिजनेस को अपनी तरीके से चलाए जा रहे थे और उनके मुस्कान बिखेरने वाले स्पीकर उनके लिए बड़ा कूल माहौल रखते थे। और इस बार फिर से उन्होंने उसी मुस्कान बिखेरने वाले स्पीकर को दूसरी बार स्पीकर बनाया। लेकिन आज जो नजारा था वो मुस्कान बिखेरने वाले स्पीकर के चेहरे पर पूरा तनाव था। और राहुल गांधी को सब लोगों ने ये कहा कि विपक्ष के नेता के रूप में उनके भाषण को आप काट नहीं पाएंगे, उनको रोक नहीं पाएंगे, उनको अंडरमाइन नहीं कर पाएंगे। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल पद है कि विपक्ष के नेता को पूरा सुनना पड़ेगा। तो आज राहुल गांधी ने, ठीक है कि थोड़ी कहीं कहीं मैच्योरिटी उनकी झलकी, लेकिन कुल मिलाकर के पॉलिटिकली एक बड़ा ही बेहतरीन रिबटल किया और उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण के चर्चा के बहाने उन्होंने पॉलिटिकल जितनी कांग्रेस की नैरेटिव है बीजेपी के खिलाफ, करीब 7-8 मुद्दों को सबको टच किया। उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया, कौन सा हिंदू, हिंसक हिंदू या असली हिंदू। राहुल गांधी के मायने ये थे। दूसरा मायने उन्होंने ये उठाया कि हम अग्निवीर में बिलीव नहीं करते। अग्निवीर में अभी एक सैनिक शहीद हुआ, उसे न शहीद का दर्जा मिलेगा न ही पूरा उसे कंपनसेशन मिलेगा। तो सरकार की तरफ से रिबटल आया कि 1 करोड़ जो है हम जो है अग्निवीर सैनिक को भी जो है कंपनसेशन देंगे। तो राहुल गांधी ने बड़े अच्छे से कहा, ना आपकी बात चलेगी ना हमारी बात चलेगी, सैनिकों को पता होगा कि वस्तु स्थिति क्या है, बाकी हमारी सरकार आएगी तो हम अग्निवीर हटा देंगे। राहुल गांधी ने आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहस के बहाने जो विपक्ष के नेता के रूप में जो उनको समय मिला, उस पे उन्होंने पुराने पहले इशू के, नोटबंदी के इशू को उठाया, जीएसटी के इशू को उठाया और ये कहा कि उन दोनों पहल को इसलिए लाया गया कि देश में स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर और बिजनेस को खत्म करना था और बड़े अडानी और अंबानी को एक तरह से पूरा साम्राज्य जो है बिजनेस का उन्हें प्रदान करना था। राहुल गांधी ने जो अपनी तरफ से जो अलग नैरेटिव दी कि हम क्या बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के उस असहिष्णु और नफरत के माहौल से जो है हम बिल्कुल सहमत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राम का नाम बेचती है, लेकिन राम के मंदिर के बहाने वहां के जितने गरीब और जितने दलित और वहां के जितने पिछड़े थे उनकी जमीन को ले लिया गया और उसका कोई मुआवजा नहीं दिया गया। बड़ा ही एक जबरदस्त हाई पिच पे राहुल गांधी ने बड़े ही सटीक सवाल को लिया। उन्होंने ये भी कहा कि जब राम मंदिर का जब बीजेपी ने इनॉग्रेट किया तो उसमें किसी गरीब को आमंत्रित नहीं किया गया, बल्कि उन्हें पास भी नहीं फटकने दिया गया। तो कुल मिलाकर के बड़े ही पॉलिटिकली, इमोशनली, मोरली और कहीं ना कहीं औचित्य की दृष्टि से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक नैतिकता के कलेवर में एक तरह से स्ट्रोक खेला। कहीं पर वो हिंदुत्व को हिंसक कहने में थोड़ा फंसे, क्योंकि उसको वो प्रेजेंट नहीं कर पाए कि आप असली हिंदू नहीं है, आप तो हिंसा करते हैं इसलिए असली हिंदू नहीं है। ये कहने के बजाय वह हिंसक हिंदू भारतीय जनता पार्टी को करार दे गए। तो ये सब तो खिलाड़ी लोग हैं, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, वो तुरंत खड़े हो गए
कहे कि पूरे हिंदुत्व को हिंसक कह करके अपमान किया जा रहा है। लेकिन मैं अब अपनी टेक दूं, ये तो राहुल गांधी का भाषण हुआ, अमित शाह ने पूरा प्रयास किया स्पीकर को कहने का कि आप इनकी बातों को हटाएं, राजनाथ ने कहा कि गलत सूचना है तो राहुल गांधी की बातों को हटा दिया जाए, लेकिन राहुल गांधी ने लास्ट में स्ट्रोक ये खेला कि पूरे सदन का सबसे सर्वे सर्वा स्पीकर है, उसके सामने न कोई प्रधानमंत्री है, न राजनाथ है, न राहुल गांधी है। आप स्पीकर महोदय कि आप किसी के सामने झुकिए मत, आपने प्रधानमंत्री के सामने झुक करके गलती की, तो कहीं ना कहीं स्पीकर को मोहित करने का प्रयास किया। तो कुल मिलाकर के सीन और सिनेरियो ये था। लेकिन मैं अब अपनी बात 2 मिनट में कह दूं कि राहुल गांधी या उधर से सत्ता पक्ष ट्रेजरी बेंच के तरफ से जो चीज होता है सब पॉलिटिकल नैरेटिव के हिसाब से होता है। अगर मेरी नजरों में कहा जाए तो राहुल गांधी ने यह जिक्र किया कि 16 लाख करोड़ अगर माफी किया गया तो किसानों का कर्ज माफी क्यों ना हो, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी बनाया। सेकंड में एमएसपी की बात की तो शिवराज ने तुरंत उठा के कहा कि मोदी सरकार ने 50% ज्यादा सब्सिडी दिया, तो राहुल गांधी ने कहा कि एमएसपी तो है लेकिन एमएसपी का लीगल स्टेटस नहीं है। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी अगर पूरे आइडियोलॉजिकल हाई ग्राउंड पर कहें तो मुझे ये बात बिल्कुल कतई अच्छी नहीं लगी कि किसानों की कर्ज माफी करो। किसानों की कर्ज माफी करके आप किसानों का भला नहीं करते। अगर आपको लगता है इस सरकार ने बड़े कॉरपोरेट का कर्ज माफ किया है तो टेक्निकली टोटल फॉल्ट है, टोटल फॉल्ट है, मैं दोहरा रहा हूं। लेकिन यदि लगता है कि आपका कॉरपोरेट ने कर्ज माफ किया है तो आप कहते कि कर्ज माफी इज टोटली ए बैड आइडिया फॉर एनी इमर्जिंग इकोनॉमिक्स, वेदर फॉर द बिग कॉरपोरेट और इवन फॉर द बिग फार्मर। हाँ, आप कैलेमिटी कंडीशन में, आप बिल्कुल तंग तबाही की स्थिति में ये काम बिल्कुल करें तो कहीं ना कहीं एक फ्रीबीज की पॉलिटिक्स जिसकी कांग्रेस चैंपियन है इसमें राहुल गांधी ये बात कहे। बाकी नफरत का माहौल और तमाम चीजों को लेकर के अगर वो शंकर भगवान के प्रति बैटिंग कर रहे थे तो मुझे ये भी ठीक नहीं लगा। अगर राहुल गांधी को अगर सचमुच एक प्रिंसिपल पॉलिटिशियन होते तो कहते हम धर्म के टोटल खिलाफ हैं और हम जाति के भी खिलाफ हैं। अगर धर्म की राजनीति बीजेपी करती है तो उसके प्रतिकार में हम जाति की भी राजनीति नहीं करेंगे और ये धर्म की भी राजनीति नहीं करेंगे, हम प्योर सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल पर चलेंगे। बाकी मणिपुर को लेकर के बड़ा अच्छा उन्होंने घेरा, उन्होंने अग्निवीर को लेकर के मैंने बता ही दिया कि बड़ा अच्छा घेरा। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी थोड़े थोड़े कहीं फंसते नजर जरूर आए, लेकिन उन्हें बड़े मीठे तरीके से सरकार को पूरा घेरा। लेकिन जब वो भाषण खत्म हुआ तो एक न्यूज चैनल में ये खबर चली कि अमित शाह, किरण रिजिजू जी और सब मिलकर के स्पीकर के सदन उसमें गए, चैम्बर में गए और उन्होंने बड़ी गंभीर शिकायत की कि राहुल गांधी के सारे वक्तव्य के फैक्ट की चेक किया जाए, अगर वो गलत साबित होता है तो उस पर कार्रवाई किया जाए। लेकिन कुल मिलाकर के मैं एक लाइन अब लास्ट में ये कहूंगा कि राहुल गांधी को थोड़ी ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। अगले 5 साल वो सदन में विपक्ष के नेता हैं, एक एक करके उनको पूरा घेरना चाहिए। थोड़ी उनको अपनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी, आइडियोलॉजिकल मैच्योरिटी और बढ़ा करके सरकार को 1 बाय 1 घेरेंगे तो ये बड़ा उनके लिए अच्छा होगा। और एक लाइन राहुल गांधी ने ये भी कहा बड़े विश्वास के साथ कि अगली बार हम आपको गुजरात में हराने जा रहे हैं। बड़े विश्वास के साथ उन्होंने कहा कि हम लिख करके दे रहे हैं। जी बहुत जी। मैं आदित्य के पास आ रहा हूँ। आदित्य, आपने पार्लियामेंट का देखा? आपने? मैं आज नहीं देख पाया हूँ, मैं दिन भर मैं व्यस्त था किसी और चीज में, तो आई कुड नॉट सी। लेकिन जो चर्चा जो मैं अभी यहाँ पे सुना तो मुझे लगता है कि राहुल जी रेफरेंस जो हिंदू का जो अभी जो बात हुआ, जो हिंसक हिंदू की जो बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि वो हिंदू एक्सट्रीमिज्म की तरफ इशारा कर रहे होंगे। डेफिनेटली आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट कि वो उसी तरफ इशारा कर रहे होंगे, क्योंकि हिंसक हिंदू बोलने का कोई तात्पर्य नहीं होता है। आज भगवान राम, पुरुषोत्तम राम का नाम लेकर के जिस तरह से छद्म में जो हिंदुत्व है वो हिंसा का सहारा लेती है, तो वो रेफरेंस उसी के लिए है। तो इस चीज को मुझे नहीं लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी त्रिवेदी साहब ने कहा और मनोहर साहब ने भी कहा कि बड़े खिलाड़ी लोग हैं, तो वो लोग बयानों को तोड़ मोड़ के पेश करने में बहुत माहिर हैं, तो इसको तोड़ मोड़ के वो आगे भी पेश करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जनता अब समझदार हो चुकी है, इसीलिए 240 सीटों पर
भारतीय जनता पार्टी को रोका गया है। और आने वाला समय देश एक सशक्त लीडर की ओर देख रहा है जिनका नाम राहुल गांधी है। और आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट कि अभी तो ये शुरुआत है, आगे देखिए ये सरकार जिस तरह से मनमानी करते आई है पिछले 10 सालों में, अब इनकी मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि हर फ्रंट पे जवाब देने के लिए हम मजबूती से तैयार हैं। एक मजबूत सशक्त विपक्ष खड़ा हुआ है देश के, और देश के लिए वो विपक्ष काम करेगा। और जो सरकार की तानाशाही थी वो प्रयास करेंगे, वो कोशिश करेंगे, लेकिन अब उनको चलने नहीं दिया जाएगा, ये डेफिनेट है। बाकी जी एक मिनट आप दया सिंह जी के बोलने के लिए हमें मौका देंगे जी। आदित्य जी आपकी बात पूरी हो गई? नहीं, मैं अग्निवीर में बोल रहा था। आपकी बात पूरी हो, दया जी डिस्कनेक्ट हो गए थे, अपने को डिस्कनेक्ट कर लिए थे। दया जी आप अपनी बात को पूरी करें। बाबा बीच में इंटरप्ट ना करें, जैसे बाकियों ने नहीं किया तो ठीक रहेगा। मैं अपनी बात कह दूं। आडवाणी जी वाला आप बार बार मत दोहराइए, कुछ नई बात कीजिए। ये मनोज जी को कह दो कि बीच में इंटरप्ट ना करें। ठीक है, तो मैं उठ के निकल जाता हूँ। ये कोई तरीका नहीं है कि हर समय आप इंटरप्ट करें और मैं कुछ ना करूं। अभी इंटरप्ट नहीं करते हैं आप, आडवाणी की बात प्लीज मत करिए, आप नई बात करिए। अभी इंटरप्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल करूंगा। हर बार फॉल्स नैरेटिव। किससे बात करूं? ये क्या मतलब है आपका? आप करना क्या चाहते हैं? मैं बंद कर देता हूं अगर आप नहीं सुनना चाहते। नहीं, आप बताइए। बीच में इंटरप्ट करोगे तो कैसे बताऊंगा? तो आपने तो बिल्कुल ही बताइए जाए। जो सवाल आपने उठाया तो वो सवाल ना उठाते। अगर वो आपने सवाल उठाया जान करके कि आज हम दया जी आज हम लोग सुनना चाहते हैं आपको। जी ज्यादा लंबा ना करो, अब ज्यादा अगर काट पीट ना करें तो सुन ले। अब 2 मिनट की बात है, मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। क्या मनमोहन सिंह ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, मनमोहन सिंह ने वो माफी नहीं मांगी 1984 की? अगर आपको ध्यान में ना हो तो आपको समझ लेना चाहिए। दूसरी बात, अडवाणी ने जब अपनी किताब में अब रेफर किया और ये माना, और उसके बाद उनको 2012 में पंजाब में स्टार प्रचारक के तौर पर एंटर नहीं करने दिया, तो उनको मान लेना चाहिए कि ब्लू स्टार ऑपरेशन का जिम्मेदारी जब उन्होंने अडवाणी ने ले ली तो बाकी इश्यूज खत्म हो जाते हैं। और उसी भारत रत्न, उन्हीं को आपने भारत रत्न दे दिया। तो सिखों के जख्म पर कौन मरहम लगा रहा था कि उसके हरे कर रहा था जख्म? सवाल इस बात का है, आप मेरा नाम, मैं सिख हूं और गुरु नानक का नाम लेकर, और ये जो आप बार बार एक और बात कह रहे हैं, सिख और मुस्लिम तो आतंकवादी हो सकते हैं, अतवादी हो सकते हैं, पर हिंदू हिंसक नहीं हो सकता। ये कौन सी थ्योरी आपने बना ली? वो तो सारे ही सिख और मुसलमान तो अतवादी और आतंकवादी और क्या क्या हो गए, और हिंदू हिंसक नहीं हो सकता। जबकि पूरा इतिहास हिंदुत्व का इसी में, जब राम जो सोमनाथ से यात्रा जो चली थी उसमें क्या हालात पैदा किए थे, जब 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ तो क्या हालात पैदा किए। आप किस रास्ते पर चल रहे हैं? अगर राहुल ने सच की बात बोल दी तो आपको और मुझे क्या तकलीफ है? वो राहुल को एक्सप्लेन करना है कि राहुल क्या कहना चाहते हैं। सवाल इस बात का है, ये देश एक रहेगा या नहीं रहेगा? मैं समझता हूं कि पहले बार एक उस आदमी ने और मैंने ये कहा था कि इस बार का चुनाव हिंदू बनाम हिंदू होगा। मैंने दूसरी बात कही थी कि ये पार्लियामेंट हिंदू वर्सेस हिंदू बनेगी, क्योंकि ना तो यहाँ मुसलमान होगा और ना यहाँ सिख बैठा होगा, तो हिंदू हिंदू के साथ मुकाबला करेगा। और मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी ने आज इस बात का इनिशिएट करके ये लोगों के सामने बता दिया है कि हिंदू कौन है। या हिंदू वो है जो ये बाबरी मस्जिद वाला काम करते हैं, या हिंदू वो हैं जो ये हालात पैदा करते हैं, जो या हिंदू वो हैं जो 84 में सिखों के गले में टायर डाल रहे थे, क्या वो हिंदू हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि पंजाब के जो हालात बिगड़े हैं वो कौन जिम्मेदार थे? क्या कभी दंगा पंजाब में क्यों नहीं हुआ? दिल्ली में क्यों होता है, बाकी जगह क्यों होता है? तो मेरा ये कहना है, बुलडोजर की सरकारें कौन चला रहा है? तो मेरा ये कहना है कि मैं समझता हूं कि राहुल गांधी ने आज बिल्कुल सटीक तौर पर इस बात को सामने लिया कि जो हालात आपने हिंदुत्व और हिंदू के तौर पर पैदा किए, पूरे हिंदुओं को ही आपने बदनाम और सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, उनको इस हालात में पहुंचा दिया। मैं समझता हूं कि वो हिंदुओं के ठेकेदार कोई नहीं हो सकता, जैसा मैं सिखों का ठेकेदार नहीं हो सकता, कोई ओवैसी मुसलमानों का ठेकेदार नहीं हो सकता, तो कोई हिंदू का भी ठेकेदार नहीं हो सकता। हिंदुओं को इस रास्ते पर, इस पोजीशन पर किसने पहुंचाया? ये सवाल उठना चाहिए था। सवाल बाबा
हर बात में हम ये समझते हैं कि हम किसी का सवाल ये हमारा साथ ना साथ देने का मतलब क्या है? हम सच की आवाज, डायलॉग के प्रोसेस से हम सच की आवाज, मैं क्यों आपके मंच पर आ जाता हूं? इसलिए आ जाता हूं कि सच की आवाज देश में जानी चाहिए आपके माध्यम से, सच को रोकना नहीं चाहिए। जब सच्चों उड़े सबको ऊपर सच आचार की बात करनी चाहिए, हमें यह समझना चाहिए। अभी मैंने परसों IMCR की मीटिंग की, मैंने मुसलमानों के सामने ये कहा कि पब्बर तू हरियावला, ये तालाब तू तो बहुत सुंदर था, तेरे अंदर तो कमल के फूल खिले थे, क्या कारण हुआ तेरे कमल के फूल मुरझा गए, तेरे अंदर पानी सूख गया, तेरी तरेड़े पड़ गई, धरती काली हो गई। गुरु नानक का आगे जवाब था जो तालाब ने दिया, जाना पानी नाला जैसे थी मेरा संग, जिस दरिया के साथ मेरे संबंध थे वो संबंध टूट गए हैं। मैं समझता हूं कि आज हमारे संबंध टूटे हैं, हमें इसको जागरूक करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम सब लोगों का ड्यूटी बाउंड है, हमारा देश है, हमारा भारत है, हम इसके लिए कमिटेड है, हमने कुर्बानियां दी है, ये देश किसी एक का नहीं हो सकता। अगर आप हिंदू के नाम पर पूरे 240 को जिता के ले आए और कोई मुसलमान एक भी ना उसमें हो, तो क्या कहना है? एक हारे हुए सिख को आप जाके मंत्री बना दें तो क्या हालात पैदा करेंगे? आप क्या करना चाहते हैं? इस देश के हालात ऐसे थे और इस हालात में जाना चाहिए था। ये सवाल उठने चाहिए, डायलॉग के प्रोसेस पे ये बातें आनी चाहिए। आप डर के और घबरा कर बात करेंगे तो कैसे चलेगा? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात रखी है। एक बात सच यही है कि ना तो भारतीय जनता पार्टी अंतिम सच है, ना कांग्रेस अंतिम सच है। इस मूर्खता में हम ना जाएं कि कांग्रेस को अंतिम सच बता दें कि जो कहा राहुल गांधी ने कहा। हमने कहीं कांग्रेस को सत्य नहीं कहा। उसने मुद्दा उठाया है, एक बात मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी या अखिलेश यादव तमाम हिंदू बनाम हिंदू क्या है? आप हिंदू बनाम बीजेपी कर सकते हैं, हिंदू बनाम RSS कर सकते हैं। मैं RSS के हिंदुत्व को, सावरकर के हिंदुत्व को, ये भी मोदी जी ने बनाया। जब मोदी जी ये कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ तो मैं तो अवतार हो गया, ये मोदी ने उठा, ये मोदी जी से पूछो कि आपने इस हालात में देश को क्यों फंसा दिया। ये मोदी जी से पूछो कि आपने अवतारवाद पर लाके खड़ा कर दिया अपने आप को। ये मोदी जी से पूछो कि मुझे गंगा ने बुलाया है, मुझे ये मोदी जी से पूछो। आजादी के बाद से, आजादी के बाद इस देश को, एक मिनट सेकुलरिज्म को, बस 10 मिनट की बात, 10 मिनट की बात, मैं ज्यादा नहीं कर, मैं पूछना चाहता हूँ। अब तो 2 मिनट का सो ही है। 1 मिनट बात, अरे एक मिनट, आधा मिनट बात। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बैठे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि हवन कुंड बनाकर, हवन लेकर यजमान जो है, एक तरफ आप OBC कहेंगे, एक आप जो अयोध्या में यजमान देश का प्रधानमंत्री यजमान बन जाएगा और कोई हिंदू बोलेगा नहीं। कौन से हिंदू राष्ट्र करते हैं? कौन से हिंदू राष्ट्र, हिंदू शास्त्र में ये बातें नहीं कर रहा है? कौन से शास्त्र में आप लिखा है? कौन से कौन सा श्लोक है ऋग्वेद का? मुझे बता दें। ये सवाल हालात पैदा किए हैं, जिन्होंने हालात पैदा किए उनको पूछना चाहिए। आजादी की बात हो गया जी, दया जी हो गया। मैं इतनी बात कर रहा हूं, आजादी के बाद साहबानों से लेकर के इतने असंख्य उदाहरण हैं जो इस हुकूमत ने सहलाने का काम किया। और अगर उन्होंने गलत किया तो वो भी गलत है, हम उनको वो भी गलत है। अगर कांग्रेस ने आजादी के बाद गलत किया और सहलाने का काम किया और देश के मुसलमानों को वोटर लिस्ट बना के छोड़ा, एक मुख्य धारा का नागरिक नहीं बनने दिया कांग्रेस ने, जितना बड़ा पाप राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया है, यह भी भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, इस पर भी चौपाल को हक है बोलने का। को एंकर रहना चाहिए, गाइड नहीं बन जाना चाहिए भाई साहब। बाबा भाई क्या करोगे? कांग्रेस ने जो किया मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं इतनी ही बात करो दया जी कि जिन दलों के जो अपराध हैं, निश्चित रूप से इस चौपाल पर उन दलों के अपराध को रेखांकित करना चाहिए। यह चौपाल अर्जुन मुक्त है, अर्जुन कोई चौपाल के पास नहीं है। नहीं हूँ मैं, विमल जी के पास मारो, विमल जी को बोलने नहीं दिया था। विमल जी, यह बहस जो दया जी कर रहे थे, जो सूचना मनोज जी ने दी है आपको, और जो मैं कह रहा हूँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूं, पहले थोड़ा सा सख्त होऊंगा, आपकी चौपाल में हमेशा आऊंगा,
कभी ये नहीं कहूंगा चौपाल छोड़ के जाऊंगा, तो थोड़ा सा आपके लिए सख्त होऊंगा कि डायलॉग को बीजेपी के हाथों में खेलने वाला एक औजार मत बनाओ। ये जैसे इतनी बातें सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। कारण बताना पड़ेगा, केवल आरोप नहीं लगा सकते हैं कि बीजेपी के हाथ में कैसे औजार खेल बीच में जी। बीजेपी के हाथ में खेलने का औजार मत बनाइए। इतनी बातें राहुल गांधी ने कही, उसमें केवल रहस्य रोमांच की हिंदू वाली बात आपको लगी। ये बीजेपी के हाथ में खेलना नहीं है, क्योंकि उसी बात को लेकर अमित शाह और 7 नेता स्पीकर के पास जा रहे हैं, उसी बात को। और बाकी बातें राहुल गांधी की कोई नहीं है, केवल हिंदू वाली बात है, वो भी मनोज जी के अनुसार सवाल तो करेंगे ना उस हिसाब से। सही ढंग से मनोज जी ने इतने सही ढंग से बात को रिप्रेजेंट किया, उसमें ये क्लियर हो गया कि मैंने बिना सुने, और हमारे जो साथी ये अखिलेश जी हैं उन्होंने भी बिना सुने, आदित्य भी नहीं सुने जी, आदित्य जी ने भी नहीं, हाँ आदित्य जी की ही बात कर रहा हूं मैं। आदित्य जी और मैं कभी नहीं देखता हूं, मेरे लिए आज की बात नहीं, मैं गोदी मीडिया कभी नहीं देखता हूं। तो बिना सुने हमने जो बताया था कि लगभग उनका आशय ये होगा हिंदुओं का वो सेक्शन जो हिंसा में यकीन करता है। अब वो बोले कैसे, तो उसमें ये बात राहुल गांधी कोई हमारे मॉडल नहीं है, न हमारे नेता है। और दूसरी बात ये जो आप बोलते हो, तमाम कारण समझ में आ गया कि क्यों आप इतनी बातों में क्यों आपने केवल जो हिंदू वाला मामला रखा है, इस तरीके से बात को रहस्य रोमांच के ढंग से बताएं। अरे ये तो रहस्य रोमांच के ढंग से क्यों उगलवाएंगे कैसे? रहस्य रोमांच नहीं करते तो आप उगलते नहीं ना, इसलिए उनका सवाल। हम लोग वो लोग हैं जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं और धर्म को राजनीति से दूर रखने के विषय। मनोज जी ने एकदम सही कहा ये बात, उनकी हजारों बातों से मैं सहमत, लेकिन एकदम सही कहा कि ये भी जो 7 हिंदुत्व कि हम सारे धार्मिक नेताओं की, धार्मिक ईश्वरों की फोटो लेकर जाएं, अगर नानक जी होते, वो धार्मिक नेता है कि वो ईश्वर नहीं है, नानक जी वो ठीक है, बुद्ध है वो व्यक्ति है, जैन महावीर स्वामी है व्यक्ति है, लेकिन शिव जी व्यक्ति नहीं है, वो क्या है, वो ईश्वर है। तो सवाल ये साफ हिंदुत्व से हार्ड हिंदुत्व का मुकाबला नहीं किया जा सकता है। तो मेरा कहना जो है वो ये है कि धर्म को राजनीति से अलग करने की दिशा में इस कट्टर हिंदुत्व से लड़ने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी, वो भारत की जनता को सीखना है। नंबर 2 बात ये है कि जो मनोज जी का ये अपना निजी विचार होता है, उस पर मैं कुछ नहीं कहता, कि हर व्यक्ति के अपने निजी विचार रखने का हक है, लेकिन उसको ये नहीं मानना चाहिए कि उसकी बात दूसरे लोग सत्य को, उस सिद्धांत को उस रूप में माने जैसे वो कहना चाहता है। जैसे वो फ्रीवी की बात करने लगे है कि वो मान लो ये राहुल गांधी का ये कहना हुआ कि अगर आप 16 लाख करोड़ अडानी अंबानी के माफ कर सकते हो तो किसानों का कर्ज क्यों नहीं माफ हो सकता है। तो इसका विरोध मनोज जी करें व्यक्तिगत तौर पर, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लाखों लाख किसान पुणे से महाराष्ट्र तक पैदल कर्ज माफी की मांग को लेकर जा चुका है। लाखों लाख किसान कर्ज माफी और तमाम इन समस्याओं पर आंदोलन कर चुका है। तो अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि आप 16 लाख करोड़ रुपया अगर अडानी अंबानी का माफ कर सकते हो, तो किसानों के लिए आप एमएसपी की बात क्या है, एमएसपी खाद्य महंगाई के रेट के जितनी महंगाई बढ़ी है उससे भी 50% कम एमएसपी बढ़ाई गई। जो रेट 500 रुपया ज्यादा गेहूं का होना चाहिए एमएसपी का, लीगल राइट तो छोड़ दीजिए, जो आपने एमएसपी जितनी गेहूं की बढ़ाई, मैं गेहूं का किसान हूं, जो बढ़ाई है वहां पर इसके बाद जो आप जो तमाम हमारे पास कल 41,005 रुपए का बिजली का बिल आया है। तो अगर वो किसानों की बात उठा रहे हैं, अगर वो मजदूरों की बात उठा रहे हैं, अगर वो सैनिकों की बात उठा रहे हैं, तो उस कुल बातों को कोट न करके केवल हिंदुत्व की बात को, क्योंकि है क्या इसी हिंदुत्व, हिंदू वाली हिंसक हिंदू की बात को लेकर बीजेपी उड़ेगी, बीजेपी समर्थक चैनल उड़ेंगे, बीजेपी समर्थक पूरा जो वास्तव में उनका जो हिंसक फॉलोअर समुदाय है वो उड़ेगा। आप भी उस बात को उस तरीके से पेश करके बाकी बातों को मिट्टी डालकर अगर पेश करेंगे
तो उसमें जो है हम लोगों की हिस्सेदारी जो होती है वो व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि हम लोग नहीं, इन एक बात सिद्धांतों यह है, एक बात यह है दया जी, मुझे लगता है कि हम किसी दया जी नहीं, विमल जी। चौपाल वैराग्य में नहीं जाएं। इस चौपाल की खासियत, और मैं, मेरे जैसा आग्रही व्यक्ति, जो सब लोग जानते हैं कि इस निजाम के खिलाफ में 900 बार हम लोगों ने शो किया, लगभग 900 से 1000 शो हो चुका है। इसमें हजारों शो में लगातार इस सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया गया, और यह कहना है कि बीजेपी क्या टूल्स बन रहा है, यह तो इस जिंदगी में नहीं हो सकता। बीजेपी का छोड़ दीजिए, कांग्रेस का भी नहीं हो सकता है कि हम इस देश के साथ में खड़े हैं, देश की जनता के साथ में खड़े हैं। इस चौपाल का प्रियम्बल है, इसके इतर कहीं नहीं जा सकते हैं। हम किसी दल भक्ति में और दल के प्रवक्ता नहीं हो सकते। एक बात मैंने इस चर्चा आज जी, मैं यहां खड़ा हूं, इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है कि हम दल के हित में बात नहीं कर सकते। मैंने दया जी से यह बात कही जिस पर दया जी गर्म हो रहे थे। दया जी से मैंने यह, जी मुझे आधा मिनट की बात ताकि आपको सुविधा लगे दया जी, मैं ये कहा कि भारतीय समाज का इस मिट्टी की खासियत रही है वह सहिष्णुता, अहिंसा की। जिन भी कारणों से वर्गीय हित, सत्ता हित को साधने के लिए हिंदुत्व को मिलिशिया से जोड़ करके, आतंक और अपराध और दंगा और तमाम चीजों से जोड़ करके जो कवायद हुई है, उसके पीछे राजनीति रही है, सत्ता प्राप्ति का रहा है, वर्गीय हित की साधना रही, ये तमाम खेल चले, इसमें कोई असहमति नहीं है। लेकिन ये सवाल उठना चाहिए, आजादी के बाद जिनके हाथ में नेतृत्व था, कहां था उस वक्त का ताला किसने खुलवाया, किसने शिलान्यास करवाया, किसने साहबानों लाया, किसने क्या किया? जिनके पास में हुकूमत होगी उनसे सवाल होंगे। इन सवालों से बचने का कोई प्रश्न नहीं है। इतनी बात मुझे करनी थी। दया जी उंगली उठा रहे थे, जी बताएं, तब मैं आदित्य के पास आऊंगा। आधा एक वाक्य कहूंगा केवल। 10 बार बाबा आपको बता चुका हूं मैं कि पूंजीवादी लिबरल जो उदारवादी सरकारें होती हैं उनके अंदर एक अंतर्निहित प्रवृत्ति होती है, वो दक्षिण पंथ और तृतीयवाद से हमेशा समझौता करने की तरफ आगे बढ़ती हैं। अगर उन्होंने ये न किया होता तो आज ये मोदी सरकार 14 में आती ही क्यों? केवल एक वाक्य जी, बस यही उत्तर में जाना। जी विमल जी, यहां मैं सहमत हूं आपसे। दया जी क्या कहना चाहते हैं? कौन मोदी जी को 14 में, मोदी जी को इतना एनार्की में, हिंसक में और डिक्टेटरशिप में और तमाम प्रकार की जो मोनार्की, जितने प्रकार का आरोप लगा सकते हैं, क्या कोई नेता टपक के आता है? परिस्थिति किसने पैदा की मोदी को भारतीय राजनीति? दया जी। बाबा मैं 1 मिनट में आपको बात कर दूं। मैंने ना तो किसी दल के साथ हूं और ना मैं किसी दल की बात करता हूं, और मैं कभी नहीं करता। पता है, केवल इतनी बात है कि मैं समझता हूं कि ये देश मेरा है और मैं भारतीय नागरिक हूं। मेरा हर फर्ज बनता है कि मैं उन सब बातों को उठा दूं जो बातें देश हित में नहीं है। मैंने केवल और केवल ये बात उठाई। मुझे पता है कि आरएसएस ने कैसे कांग्रेस को टेक ओवर किया और कैसे राजीव गांधी की पूरी सरकार, हिंदू राष्ट्र की अगर कोई सरकार थी तो राजीव गांधी की सरकार थी। मैं यहां तक कहने के लिए तैयार हूं, जहां तक उनको राजीव गांधी की जरूरत थी उन्होंने राजीव गांधी को यूज किया, और जब जरूरत नहीं थी तो बफर्स का लगा के उसको बाहर के रास्ता दिखा दिया। मुझे ये भी एहसास है कि मैं तो ये मानकर चलता हूं कि इस देश में कोई बड़ा नहीं है, हर एक आदमी। पर सवाल इस बात का है, पूरे सारे समाज को, चाहे वो मुसलमान हो चाहे सिख हो, उसको पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस से ही बाहर निकाल दिया जाए। ये कौन सी बाध्यता हम पेश कर रहे हैं? सहमत है आपके साथ में, सहमत हैं, सहमत जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य कुछ कहना चाहते हैं आप? जल्दीबाजी में आदित्य, आवाज जा रही है? आदित्य कह रहे हैं जी, आदित्य जी। ये हमारा जो देश, हमारे देश के दिल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बसते हैं, और सर्वधर्म समभाव का हमारे देश से बढ़िया एग्जाम्पल पूरे विश्व में कहीं नहीं हो सकता है। फॉल्स नैरेटिव पहले भी प्रयास किए गए हैं करने के, आज भी किया जा रहा है, और ये अस्थिरता का दौर है। और जिस तरह से भारत एक रहा है, आने वाले समय में भारत इस अस्थिरता से निकलेगा, क्योंकि लोग अब समझ चुके हैं कि जो आज अस्थिरता का दौर है उसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी।
आज भाई भाई का दुश्मन बन गया है धर्म के नाम पे। क्यों? ये नहीं होना चाहिए। हमने मिलकर आजादी हासिल की, हमने मिलकर बलिदान दिया है, शहीद हुए हैं देश के लिए लोग, और आज उसी चीज पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव सेट करने के कारण। तो ये दौर है, ये निकल जाएगा दौर। और जहां तक मनोहर जी की बात है, जो कह रहे थे कि किसानों का कर्ज माफ नहीं होना चाहिए अगर इंडस्ट्रीज का हुआ है, तो हमारी 140 करोड़ की आबादी है। गलत कॉन्टेक्स्ट में आप बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कोई कर्ज माफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, माइंड बाई मतलब स्टेटमेंट, कोई कर्ज माफ नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पर अभी टेक दूंगा अपना, आप बोलिए। ठीक है, बिल्कुल आप बिल्कुल अपना दीजिए। मेरा ये मानना है कि जो हम देखते हैं, किसानों की स्थिति देखते हैं, जिस हार्डशिप्स और परेशानियों से वो निकलते, वो जूझते हैं किसान खेती करने में, और जो प्राइस उनको नहीं मिलता है करने के बाद, तो किसान तो वैसे ही मर जाता है। अगर वो खेती कर लेता है तब पर भी वो मर जाता है। तो उसके लिए ये रिप्रीव होना बहुत जरूरी है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूंगा। बिहार में चलेंगे और आप कोसी में, तो मक्के की बड़ी जबरदस्त खेती होती है, लेकिन वहां का जो किसान है बिल्कुल मारा जाता है, क्योंकि उसे मिनिमम प्राइस नहीं मिलती है। और वो इंटरनेशनल मार्केट है, बाहर से दलालों के माध्यम से आकर के लोग वहां के खरीद के चले जाते हैं और किसान मारा जाता है। तो अगर किसान को फाइनेंशियली हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तो जो बद से बदतर स्थिति ऑलरेडी बनी हुई है, अलग चीज है। तो वो खेती नहीं होगा। फाइनेंशियल सपोर्ट अलग चीज है, कर्ज माफी अलग चीज है। तो एक ही चीज हुआ ना, आप उसको अलग दो चीज घुमा के बोलिए, बात वही हुआ। नहीं घुमा के नहीं, वो पॉलिटिकल खेल है कर्ज माफी। मनोज जी, पॉलिटिकल खेल है कर्ज माफी, मोस्ट डेंजरस थिंग फॉर द इकोनॉमी। राहुल जी के संसद एड्रेसिंग का बात है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वो सरल भाषा में बात करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो बड़े चतुर चालाक है। भाषाओं कैसे आता है, टर्न किया आता है, ये उनसे सीखना चाहिए। तो वो इससे जरा, और मुझे लगता है कि ये कोई टॉपिक ऑफ डिस्कशन होना भी नहीं चाहिए कि राहुल जी ने संसद में क्या कहा, क्योंकि हमें इनसे लड़ना, और लड़ने के लिए इन छोटी छोटी बातों को, गलतियों को आदमी को मूव कर लेना चाहिए सुन करके। तो आपकी भाषा बहुत अच्छी है, मैं सिंपल भाषा में बात करता हूँ, तो हो सकता है मुझसे बहुत कुछ गलती हो जाए बोलने में, लेकिन मेरा बोलने का कहीं जो तरीका है, जो अंदेशा है, वो सही रहेगा। तो उसको मुझे नहीं लगता है कि राहुल जी की बातों को, आज राहुल गांधी ने गलती स्वीकार, आदित्य जी, सदन में राहुल गांधी ने गलती स्वीकार की। यह कहना ठीक नहीं है कि हिंदू हिंसक हैं। यह उन्होंने बाद में डिफेंड किया कि नहीं तुम्हारे हिंदुत्व के बारे में बोल रहे हैं। एक बात जो चौपाल, वो सच बोल नहीं सके, हिम्मत करके बात करते हो और इसको डिफेंड करते हैं अपनी बात को। जी, एक बात ये बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं यह निकल गया हमारे मुंह से। एक बात जरूर कहना चाहते हैं चौपाल, मनोज जी, आप के पास अभी वक्त है, हमको केवल 30 सेकंड में एक बात करनी है। वो करनी यह है, भारत के विभाजन को लेकर के सावरकर 1925 सावरकर से लेकर के आज तक अगर हिंदुत्व को कारण बना दें, मान लिया दया जी के नैरेटिव से कि तब जब से हिंदू और मिलिशिया का संघर्ष चला तो भारत का विभाजन हो गया। हजारों वर्षों से भारत के पराभव के क्या कारण थे, क्या सावरकर उस वक्त में थे, और भारत की सीमा किसने छोटी की, भारत लगातार क्यों टूटता रहा, और उस टूट के एक बात इसी विषय पर बात कर लें। नहीं, यह बात जानना है कि भारत के हजारों वर्षों के पराभव के कारण उसमें चर्चा कर क्या थे, और उन कारण के गुनाहगार कौन थे। मैं केवल भारत चर्चा करें 47 के विभाजन को अगर हम प्रश्न उठाइए, चर्चा करिए इस पर। भारत एज ए नेशन स्टेट, भारत का छोड़िए, आप इसमें चर्चा करिए। चर्चा करना चाहते हैं आखिर कौन से ऐसे कारण रहे कि हजारों वर्षों। सही करिए बाबा, सही करिए। भारत एक नेशन स्टेट के रूप में कब आया, आप पहले ये जानिए। ये कहना कि भारत की जमीन टूटती रही, ये सब जो है समय नेशन स्टेट हम लोगों ने बोल लिया है। नेशन स्टेट बनने की प्रक्रिया कुल 200 साल की है, कुल 200 साल की। इसके पहले नेशन स्टेट नहीं थे, नेशन स्टेट नहीं थे, जान लीजिए। नेशन थे, नेशन देखिए सबसे पहले वयम जागृयामा राष्ट्र पुरोहिता,
एक चंद्रमा की इमग्गुम एवं देवास पत्नगुम सुबद्धे बाते छत्राय बाते ज्येष्ठाय बाते जान राज्य तो इसमें राज्य और राष्ट्र का जो हम प्रयोग करते थे मैं उसी उसके सीमाओं और परिधियों में नहीं, हम ऋग्वेद से लेकर आज तक राज्य और राष्ट्र का जितना प्रयोग हुआ है वो नेशन स्टेट के लिए नहीं हुआ है, वो भूभाग को, वो पूरी धरती हमारा राष्ट्र है। सहमत हूँ जी। हाँ ठीक है, अब हम अपना टेक दे रहे हैं जरा। देखिए बाबा जी ने अभी देश के विभाजन की बात की और उसपे जो रिबर्टल किए विमल जी कि नेशन स्टेट, बात ठीक है, भारत तो कई टुकड़ों में, विजयनगर का साम्राज्य अलग था, मौर्य का साम्राज्य अलग था, लेकिन अगर भारत के भूभाग को टूटने से किसी को दर्द नहीं हो रहा है और भारत के हिस्से को टूटने से किसी को दर्द हो रहा है तो हम लोग उसमें से हैं, किसी को दर्द नहीं हो रहा है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि इतनी फॉल्स नैरेटिव सावरकर को लेकर के है कि वह विभाजन के, आप जान लीजिए कि जब विभाजन का पहला आइडिया आया तो इतिहास के तथ्यों को खंगाल लीजिए कि सावरकर के भाई सबसे पहले उसके खिलाफ फ्रंट बनाते हैं और उसको लेकर के लड़ाई लड़ते हैं। दूसरी बात यह है कि ब्रिटिश इंडिया में 1940 में जो भारत के हिस्से में जो लोग थे, हमारी चिंता वो है कि वह 3 भागों में क्यों बटी। नंबर 2, जो राहुल गांधी के लोकसभा के भाषण के बहाने जितनी बातें आई तो मेरा तो मन बड़ा आह्लादित है कि पहली बार हमारी प्रतियोगी लोकतंत्र में संसद में एक बड़ा बेहतरीन नजारा दिखा कि एक बिल्कुल डिक्टेटर निर्बाध और अश्वमेध की घोड़े की तरह चल रहा मोदी सरकार का जो वो पार्लियामेंट्री जो वो फोरम था उसको एक अच्छा जो है जोरदार जो है जवाब मिला, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन जो मेरे कांग्रेस के किसान के कर्ज माफी को लेकर के जितने प्रवक्ताओं ने टोटल फॉल्स नैरेटिव जो बताई, मैं उसको जरा क्लियर कर दूं। देखिए मैंने राहुल गांधी के बारे में, चाहे वो उन्होंने मणिपुर को लेकर के कहा, नोटबंदी को लेकर के कहा, मोदी के भय की जो भय स्कूल ऑफ थॉट जो मोदी चलाते हैं उसको लेकर के कहा, या उसके अलावा अग्निवीर को लेकर के जो कहा। मैं मेरिट पर बात करता हूं, मैं कोई पॉलिटिकल लाइन इन लोगों की तरह नहीं लेता, मैं टोटल उसके समर्थन में हूं। लेकिन जो इकोनॉमी का जो कूड़ा कबाड़ा किया जाता है कि जब चाहे किसको बांट दो, ये खाली कर दो, कहीं यहाँ 50,000 का वाउचर दे दो, ये बड़ा मजाक हो रहा है जनता के पैसों से। और ये लोग जनता का भला नहीं करते। किसानों की कर्ज माफी भारतीय जनता पार्टी ने भी किया था यूपी सरकार में 2017 में जब चुनाव लड़ी थी, तो कर्ज माफी आप याद कीजिए आप लोग। तो ये जो झूठा जो हम लोग जो आंसू बहाते हैं, कांग्रेस पार्टी चैंपियन है कर्ज माफी का। इसके पहले 1989 में बीपी सिंह ने भी देवीलाल के कहने पर किया था, उससे किसानों का भला नहीं होता। 2009 का चुनाव कांग्रेस पार्टी 75,000 करोड़ की कर्ज माफी कर जीती, लेकिन उसके बाद किसानों की आत्महत्याएं लगातार क्यों जारी रही, ये सवाल होना चाहिए। और एमएसपी को लेकर कांग्रेस ने कभी कॉल नहीं लिया, और ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि मोदी के 10 साल में एमएसपी की बढ़ोतरी आजाद भारत के इतिहास में सर्वाधिक है। लेकिन लीगल दर्जा देने का मामला इकोनॉमिकल टर्म है, उसमें क्या है, यह सरकार फ्री अनाज देना चाहती है और फ्री अनाज देने के चक्कर में इन्होंने एमएसपी को लीगलाइज नहीं किया कि केवल एफसीआई ही इसकी मोनोपोली रखेगी, तभी हम फ्री अनाज दे पाएंगे। अगर मार्केट में सारे कॉर्पोरेट खरीदेंगे तो उसका ज्यादा हमें प्रॉफिट मिलेगा। इसीलिए राहुल गांधी को ये फ्री बांटने और कर्ज माफी की नैरेटिव देश के इकोनॉमी को बर्बाद करेगा। आप किसानों के हितैषी हैं तो उनके लिए काम करिए कि आप उनके एमएसपी को लीगलाइज करने की बात करिए। आप किसानों को जितने इनपुट है वो बिल्कुल कॉम्पिटिटिव और सही रेट पर देने की बात करिए, डाइवर्सिफिकेशन करिए। उसके अलावा हर परिवार में, किसान के परिवार में 5 लोगों को 5 जो है एरिया अपनाइए। तो ये जो झूठा इमोशनल ट्रिक जो होता है किसानों के साथ, उससे किसानों का कभी भला नहीं होगा। मैं बस सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूँ। मैंने कभी नहीं देखा किसी को।
पर अलग से एक दिन रहे तो व्यक्ति कर्ज माफी कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक कोई भी कर्ज माफी ठीक नहीं है, चाहे कॉर्पोरेट का हो या किसान का हो। मनोज जी से एक बात यह है कि बहुत ही बड़े षड्यंत्र के साथ कर्ज का जो सिद्धांत रचा गया और भारत के किसानों को कर्जखोर बनाने की जो साजिश हुई है और जानबूझ करके कर्ज देना, उसको बेईमान बनाना, और किस हालत में आप कर्ज दे रहे हो, क्यों माफी कर रहे हो, किसने माफी कर रहे हो, इस पर चर्चा रखो जी, इस पर चर्चा करना चाहिए। और मैं चर्चा करना चाहता हूं कि यह जो गलत बात है ना कि कर्ज माफ कर दिया तो बहुत बड़ा उपकार कर दिया। आम लोगों का फ्री बिजली खराब, फ्री पानी खराब, फ्री बस राइडिंग खराब, सब फ्री चीज खराब होता है। निश्चित रूप से कर्ज माफ करके भी भारत की सरकारें किसानों के साथ में भला नहीं किया और कर्ज माफी करना कोई उपकार नहीं है। किसान का दोष इसमें नहीं है जी। तो बने रहिए हमारे साथ में। 55 हो गया है, 3 सेकंड ज्यादा हो गया है। इसके जो स्ट्रीम यार्ड के जो लिमिटेशन है वो 55 है। जितनी बात अभी हम कर रहे हैं वो बातें कट जाएगी, इसीलिए हम लोग 55 मिनट तक लिमिट है। 55 मिनट में अपनी बात हम समाप्त करते हैं कि यह बात जो मैं कह रहा हूं रिकॉर्ड में नहीं जाएगी, लेकिन बात बन रही है हमारे साथ में। और निश्चित रूप से हम असहमतियों के साथ चलने की तैयारी कर रहे हैं। हम किसी को सहमत नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं बहस तीखी हो। हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की परंपरा बहुत तीखी परंपरा रही है, बहस बहुत तीखी हो। नई पीढ़ी जब इस बहस को देखे, उनको छोड़ दीजिए आपके विचारों से क्या नवनीत निकालता है, यह पीढ़ी की जिम्मेवारी है। लेकिन आप निश्चित रूप से आग्रह मुक्त बात कहने का, करने का प्रयास किया जाए ताकि एक समझ मजबूत हो जी। और ज्ञान के क्षेत्र में जो नित्य नूतन प्रयोग हो रहे हैं, उन प्रयोगों को लेकर के हमें अद्यतन होना है, अपना खिड़की दरवाजा खोलना है और आग्रह होकर के बैठ जाना कि जो मैं सोच लिया अंतिम सोच है, या ना मानते हुए मैं आप लोग तमाम लोगों का स्वागत करता हूं कि हम लोग जो अगली बहस होगी आग्रह मुक्त बहस होगी। वैचारिक दबाव, अकादमिकता, सिद्धांतों के दबाव से हम लोग मुक्त होंगे और मुक्त कंठ से बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ में, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त में। नमस्कार, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखें, नमस्ते।